नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से खानाबदोश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और एक भाग का हम अध्ययन कर चुके हैं। पाठ लंबा है, आज दूसरे अंश का अध्ययन करेंगे। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोंपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। भट्टे की ज़िंदगी भी अजीब थी। क्यों थी अजीब? भट्टे पर सब अस्थायी जो होते थे व्यक्ति, मतलब अस्थायी रोजगार था भट्टे का। तो खानाबदोश की तरह लोग आते थे, मजदूरी करते थे, और जब भट्टे का काम खत्म हो जाए या किसी भी कारण से उन्हें निकाल दिया जाए तो वे चले जाते थे। वहाँ कुछ भी स्थायी नहीं था। छोटी छोटी सी झोंपड़ियाँ, न वहाँ पानी की व्यवस्था थी, न वहाँ बिजली थी। तो इसलिए वहाँ की ज़िंदगी अजीब थी। गांव बस्ती जैसा माहौल बन रहा था। शाम का समय था, काम खत्म करके लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों पर आ रहे थे। तो उस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे गांव या बस्ती जैसा माहौल वहाँ बन रहा था। झोंपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस ज़िंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। भट्टे की ज़िंदगी एकदम नीरस थी। बस केवल काम करना है, रूखा सूखा शाम को खाना है और फिर सो जाना है, और सुबह उठते ही वापस काम पर लग जाना है। लेकिन बाहर चूल्हे, जलते हुए चूल्हों से जब पकते हुए खाने की महक आती है, खुशबू आती है, तो थोड़े से समय के लिए उस नीरस ज़िंदगी में जैसे ताजगी का, खुशी का एहसास होता था, परिवर्तन का एहसास होता था, थोड़ा अच्छा लगता था उस समय का वातावरण। ज़्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। उन लोगों का वेतन इतना कम होता था कि वे ढंग का खाना भी नहीं खा सकते थे। दाल सब्जी तो कभी कभी बनती थी, बस रोटी पर या तो गुड़ ले लिया रोटी के साथ या लाल मिर्च की चटनी। शाम होते ही हैंडपम्प पर भीड़ लग जाती थी। वहाँ बस एक हैंडपम्प की व्यवस्था थी जिस पर सभी लोग एक साथ आकर के अपना शरीर साफ करते थे। दिन भर मिट्टी में काम करते थे, तो जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते, वह और उतना ही भीतर उतर जाती थी। ईंट के भट्टे पर काम करते थे सारे दिन रेत गारे में, तो शरीर, जिस्म माने शरीर पर मिट्टी चिपक जाती थी। तो उस मिट्टी को जितना भी वे उतारने की कोशिश करते हुए उतना ही भीतर उतर जाती थी। मतलब दिन भर मिट्टी में काम करते हुए जैसे मिट्टी उनके अंदर रच बस गई थी। बाहर की मिट्टी वे उतारते थे, लेकिन उनके भीतर, हृदय में, मन मस्तिष्क में, आत्मा में, सब जगह मिट्टी घुल मिल गई थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व ही नहीं था, है ना। नस नस में, मैंने रोम रोम में, वहाँ कहाँ गया, नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। रोम रोम में मिट्टी की महक बस गई थी, क्योंकि दिन भर मिट्टी के बीच ही काम करते थे और इस महक से अलग मिट्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सही है, भट्टे पर केवल यही काम होता था, ईंटें बनाने का। तो इसके अलावा, मिट्टी के अलावा, मतलब मिट्टी से अलग या मिट्टी की महक से अलग भट्टे का और कोई अस्तित्व नहीं था, कोई वजूद नहीं था। भट्टा मतलब मिट्टी और मिट्टी की खुशबू। आगे बस समझ में। किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह ने जो किसनी से अवैध रिश्ता बना लिया था, तो वह कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ गई थी। मतलब ये नहीं कि जल्दी ही ख़त्म हो गई या किसनी दूर हट गई, मतलब उनका रिश्ता एक शुरू हो गया था जो अब आगे बढ़ गया था। सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को शराब की लत डाल दी थी। सूबे सिंह के यहाँ जो चौकीदार था, अर्दली मैंने जो चौकीदार, उसके कमरे के बाहर जो खड़ा रहता था, उसने महेश को शराब की लत डाल दी थी ताकि वह शराब के नशे में धुत रहे, पड़ा रहे, उसे कुछ होश आवास न रहे, और किसनी और सूबे सिंह का जो रिश्ता था वह चलता रहे। शराब पीकर महेश झोंपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था, तो शराब की लत डाल देने से शराब पीकर महेश झोंपड़ी में पड़ा रहता था। वह काम पे नहीं जाता था, लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको किसनी से जो फ़ायदा लेना था वह सूबेदार जो था वह ले रहा था, सूबे सिंह। किसनी के पास अब एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। ट्रांजिस्टर मैंने रेडियो भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज़ गूंजने लगी थी। सुबह शाम वह, जब सूबे सिंह घर चला जाता था तो ट्रांजिस्टर चला के गाने सुनते रहती थी। ट्रांजिस्टर वह इतने ज़ोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज़ से घमक उठता था, और सारे वातावरण में जो भट्टे का जो वातावरण था, भट्टे में जो झोंपड़ियाँ थी, उन पूरे वातावरण में फिल्मी गाने की आवाज़ गूंजती रहती थी। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। जो माहौल एकदम शांत रहता था, थके हुए रहते थे, तो वो कुछ करते भी नहीं थे कि भी मनोरंजन जैसा कुछ करें। ऐसे में उस शांत माहौल में
फिल्मी गानों की वजह से संगीत लहरियाँ थोड़ी सी रोमांच या थोड़ी सी खुशी पैदा कर देती थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। जब भट्टे में ईंटें पकाई जाती थी तो बहुत कड़ी मेहनत होती थी। भट्टे के चारों ओर मजदूर लगे रहते थे जो उसमें ईंधन डालते रहते थे ताकि आग कम न पड़ जाए या बुझ न जाए। तो कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक सबको चैन मिलता था। बेचैन रहते थे वो, क्योंकि कब तक मतलब कितना लंबा काम करना पड़ता था, 24 घंटे काम करना पड़ता था। और जब भट्टा खुलता था तो उनकी सांसों को राहत मिलती थी, मतलब उन्हें थोड़ा चैन मिलता था। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। भट्टा खुल गया था और पकी हुई ईंटें अब भट्टे से बाहर निकाली जा रही थी। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। इंतहा माने अंत नहीं था, सीमा नहीं थी। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि दोनों ही कच्ची ईंटें बनाते थे और उन्हीं के हाथ की बनी हुई ईंटें पक करके अब लाल हो गई थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। वह ईंटें उसे इतनी प्यारी लग रही थी कि उन्हें अपने हाथ में लेकर के उलट पलट कर देख रही थी। सही है, खुद का सृजन, खुद किसी चीज़ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, रचना करते हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो वह कच्ची ईंटें थापती थी और अभी भट्टे में पक कर निकली थी तो लाल ईंटों को देखकर बहुत ही खुश थी और अपने हाथों में उलट पलट कर उन्हें देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। तो ईंटें देखते देखते उसके मन में एकदम एक ख्याल कौंधा, मन एक विचार पैदा हुआ बिजली की तरह। जैसे बिजली स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है, एकदम बिजली कौंध जाती है, वैसे उसके हृदय, उसके दिमाग में भी एकदम एक बात कौंध गई, ख्याल कौंध गया, एक विचार कौंध गया, मतलब एक ख्याल पैदा हुआ। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है? और जो ख्याल उसके मन में आया, उस ख्याल की वजह से उसके भीतर जैसे कई भट्टे जल उठे। मतलब बाहर तो एक भट्टा जल रहा था, लेकिन उसके मन में जो बात आई, घर बनाने की बात आई उसके मन में कि लाला ईंटों का हमारा भी एक घर होना चाहिए। तो ये ख्याल आने से ऐसा उसके मन में ऐसे भाव जैसे कई भट्टे जल रहे हैं और एक साथ उसके घर बनाने जितनी ईंटें पक कर निकल आई हैं। उसने सुखिया से पूछा, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से उसके मन में ख्याल उभरा था। तो उसने सुखिया से पूछा कि एक घर बनाने में कितनी ईंटें लग जाती है? तो उसने कहा कि बहुत सारी, कई हजार ईंटें लगती हैं और उन ईंटों के अलावा लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत और भी लगता है। तो उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था, वह बेचैन हो उठी थी। तो उसे एकदम से कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या कहे। बस उसके मन में तो यह विचार पैदा हुआ, यह ख्याल पैदा हुआ कि मुझे भी घर बनाना है, एक ऐसी पक्की पक्की ईंटों का, लाल लाल ईंटों का एक घर मुझे भी चाहिए। इसलिए वह उसी वक्त एकदम बेचैन सी हो उठी। बेचैन होना मतलब व्याकुल होना है ना, उसका मन एकदम उचट गया था। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है, जसदेव बाट देख रहा होगा। तो उसने कहा कि भाई चलो काम शुरू करना है। अब जसदेव बाट देख रहा होगा, मतलब जसदेव जो उनके साथ ही काम करता था ईंटें बनाने का ही, वह रास्ता देख रहा होगा। सुखिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी थी, मानो अनमनी माने पूरे मन से नहीं, उसका मन अटक गया था ईंटों में और अपने घर के ख्याल में उलझ गई थी वह। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझकर रह गई थी। उसके दिल दिमाग पर ईंटों का लाल रंग ऐसा जम गया, ऐसे छा गया कि वह उसी में उलझकर रह गई थी। मतलब घर की कल्पना में ही उलझ गई कि घर कैसे बनेगा, कितनी ईंटें चाहिए होंगी, इसके ख्याल और विचार उसके हृदय में, मस्तिष्क में उमड़ने लगे। झिंगुरों की झिनझिन और बीच बीच में सियारों की आवाज़ें रात के सन्नाटे में शहपन घूल रही थी। तो रात हो चुकी थी, खामोशी हो गई थी, सन्नाटा में एकदम खामोशी, कोई आवाज़ नहीं। और ऐसे में झिंगुर जब बोलते थे तो उनकी झिनझिन की आवाज़, और बीच बीच में जंगली एरिया था, जंगल था आसपास, गांव से बस्ती से दूर होते हैं भट्टे और सारे मजदूर भी वहीं आसपास ही रहते हैं। तो सियारों की आवाज़ें भी रात में शाहपन घोल रही थी, मतलब रात को और भी अंधेरी और काली बना रही थी। जैसे रात में और भी ज़्यादा कालापन और गहरापन और अंधेरा बढ़ रहा था। उनके आवाज़ों से रात और भी गहरी काली प्रतीत होती थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे मतलब थके हारे मजदूर जो थे, दिन भर इतना काम करते हैं मेहनत का, तो थक जाते थे और वह सोते थे तो एकदम उन्हें गहरी नींद आ जाती थी। उनकी नींद की गहराई की समानता
या बताने के लिए, उनकी नींद की गहराई की स्थिति बताने के लिए लेखक महोदय यहाँ कह रहे हैं कि वे नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गई थी। जैसे गहरी खाइयाँ होती है वैसे उनकी नींद भी उतनी ही गहरी हो गई थी और वे एकदम होश खोकर लुढ़क गए थे। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थी। सब सो गए थे लेकिन मानो के ख्यालों में अभी भी वे दोपहर में देखी हुई लाल लाल ईंटें घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जेहन में बस गया था। जेहन में माने उसके हृदय में, दिल में, दिमाग में। ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके हृदय में बस गया था, मतलब सपना उसके आंखों में बस गया, दिल में बस गया और वह उस घर के बारे में ही सोचने लगी। यह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। मतलब उसका इरादा दृढ़ होता जा रहा था कि मुझे एक घर बनाना ही है लाल लाल पक्की ईंटों से। तो यह ख्याल जिस शिद्दत से, मतलब शिद्दत मैंने तीव्रता से, प्रबलता से पुख्ता हुआ, मजबूत हुआ, दृढ़ हुआ, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। जब हम कोई सपना देखते हैं, कोई इरादा करते हैं, तो इतना हमारा मन उसमें रम जाता है कि फिर हमारी नींद और खाना पीना सब छूट जाता है। तो सपने, हमारे इरादे ऐसे ही होने चाहिए, इतने ही मजबूत होने चाहिए और इतनी ही शिद्दत से हमें सपने देखने चाहिए कि हमारी नींद उड़ जाए, हमारा खाना पीना छूट जाए। मानो अभी ऐसी ही स्थिति से गुजर रही थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की बांग रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। रात भर हो गया उसे जागते जागते कि सुबह का जो पहला पहर होता है, तब कहीं आसपास दूर जो बस्ती थी वहाँ से मुर्गे की बांग की आवाज़ हल्की हल्की सी सुनाई दी। तो रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही कि भाई अब रात का आखिरी पहर आ गया है और सुबह होने वाली है, तब उसकी पलकें नींद से भारी होने लगी थी। रात भर वह जागती रही, सोचती रही, सपना देखती रही और तरह तरह से विचार बुनती रही कि कैसे क्या होगा, और सुबह सुबह उसको नींद सी आने लगी थी। बहुत ही अच्छी भाषा शैली है। भाव पक्ष और कला पक्ष इस पाठ का बहुत ही अच्छा है। भाषा सरल है, सहज है और मुहावरेदार भी है, और जो वातावरण की अभिव्यक्ति है बहुत ही अच्छी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? पाठ बहुत ही हमारे हृदय से जुड़ रहा है, मतलब हमारा हृदय इस पाठ से जुड़ रहा है, इस स्थिति से, वहाँ के वातावरण से जुड़ रहा है। सुबह के जरूरी कामों से निपटकर जब सुकिया ने झोंपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। सुबह सुकिया तो उठ गया और अपने जो दैनिक कर्म उनसे निवृत्त होकर जब उसने झोंपड़ी में देखा कि भाई मानो कुछ काम कर रही होगी, तो वह हैरान रह गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी देर तक तो मानो कभी नहीं सोती थी। वह परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छू कर देखा, माथा ठंडा था। वह इतनी देर तक सो रही है, इसका मतलब कहीं वो उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई, इसलिए उसने उसका माथा छू कर देखा, लेकिन माथा ठंडा था। तो उसने राहत की सांस ली, उसने चैन की सांस ली और मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है कि इतना दिन चढ़ गया है, सुबह हो गई है, तुम्हारा उठने का मन नहीं है क्या? मानो अनमनी सी उठी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वह अनमनी सी उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह से बैठना सुकिया को अखरने लगा, तो वह चुपचाप बैठी रही, मतलब नींद की कमी होने की वजह से और रात को जो मकान का सपना वो देख रही थी उस वजह से उसका मन अनमना सा था और वह चुपचाप बैठी रही। तो मानो का इस तरह से चुपचाप बैठे रहना सुकिया को अखरने लगा, मतलब उसको बुरा लगने लगा। सोचने, चिंता भी होने लगी उसे कि आज क्या बात है, जी तो ठीक है, कि तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा मन तो ठीक है, क्या हुआ? मानो अपने ख्यालों में गुम थी। वह अभी भी अपने ही ख्यालों में गुम थी, उन्हीं विचारों में गुम थी। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। और रात को तो उसने सुकिया से कुछ ज़्यादा कहा नहीं था, तो अब रात भर होते होते बात आखिर छटपटाने लगा उसका मन कि वह अपने मन की बात कह दे। तो उसने सुकिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सके हैं? कि क्या हम इन पक्की ईंटों से अपना घर नहीं बना सकते हैं? उसने पूछा। मानो की बात सुनकर सुकिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। तो मानो की ऐसी बात सुनकर के सुकिया को आश्चर्य हुआ और उसे आश्चर्य से ही ताकने लगा, मैंने देखने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। उसने जब कल पूछा था कि भाई कितनी ईंटें लग सकती है, तो उस बात को उसने यूँ हल्के फुल्के अंदाज में लिया और वह भूल गया। सुकिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, गहरे दुख से, क्योंकि वह जानता था कि इतना घर जितना हम कमा ही नहीं सकते तो घर हम बना ही नहीं सकते, इसलिए गहरे अवसाद मैंने दुख से भर के उसने कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपये में ना बनता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीद लें। तो उसने कहा कि भाई पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपये में, मतलब बहुत थोड़े से रुपये में नहीं बनता है, उसको बनाने में तो बहुत नोट लगते हैं, हमारे गांठ में इतने पैसे नहीं है कि हम हाथी खरीद लें। तुम तो ऐसा सपना देख रही हो कि पैसे तो है नहीं पास में और हाथी खरीदने की
बात सोच रही हो। उसका कहने का आशय था कि हमारी जो कमाई, हमारा जो वेतन होता है, उससे हम इतना रूखा सूखा खाकर भी, इतनी बुरी स्थिति में रह कर के भी बहुत कम पैसा बचा सकते हैं, और घर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। ठीक है, उनकी आर्थिक अवस्था कितनी बुरी, जबकि दिन भर काम करते हैं। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी है, क्या अपने लिए हम ईंटें न बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा। मासूमियत माने बहुत ही निर्दोष, और निर्दोष मतलब एकदम बच्चों जैसी मासूमियत, निर्मलता, पवित्रता होती है, उस ऐसी भावना से उसने कहा कि महीने भर में हमने इतनी ईंटें बना दी है, तो क्या अपने मकान के लिए हम ईंटें न बना सकें? मतलब इतनी ईंटें हमने बना दी है, इतनी हम अपने मकान के लिए भी बना देंगे। यह भट्टा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। उसने ऐसे बोला जैसे इतनी ईंटें हम अपने लिए खुद बना लेंगे और मकान बना लेंगे, लेकिन ईंटों के लिए पैसा भी लगता है, ये बात वह भूल गई। तो सुखिया ने कहा कि ये भट्टा मालिक का है और हम उनके लिए ईंटें बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई भी हक, कोई अधिकार नहीं है। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। ये कहते हुए सुखिया के भी मन में दबाव, मतलब उसके भी हृदय में, सबके मन में इच्छा होती है अपने घर की, अपना खुद का मकान हो इसकी, तो उसने भी अपने मन में से दबाव को महसूस किया, जैसे वह भी चाहता है कि हम अपना घर बनाएं ऐसी लाल लाल पक्की ईंटों से। ठीक है, इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है? क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा। उसे आश्चर्य हुआ, क्या ये जो हम ईंटें बनाते हैं उस पर हमारा कोई हक नहीं है कि भी हम जो ईंटें बना रहे हैं उनको हम शायद कम कीमत पर हमें मिल सके, या हमें यूं ही मिल सके ताकि हम घर बना सकें? वह तो पहली बार काम करने के लिए बाहर निकली, वह क्या जाने दुनिया क्या होती है, दुनियादारी क्या होती है। ऐसी सरलता से कोई काम नहीं होता है। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था, उसके अंदर जैसे तूफान सा उठ रहा था। घर बनाने का सपना, घर बनाने की इच्छा उसके अंदर इतनी प्रबल होती जा रही थी कि अब उसके सिवाय उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज़्यादा ईंटें बनाएं तब। तो उसने कहा कि हम जितना अभी बचा रहे हैं हम कुछ और ज़्यादा बचाएं और ईंटें भी ज़्यादा बनाएं, अभी जितनी ईंटें बना रहे हैं उससे भी ज़्यादा ईंटें बनाएं, तो तब भी अपना घर नहीं बना सकते क्या? इतना करने के बाद भी हम अपना घर नहीं बना सकते? अपने भीतर कुल बुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। तो माना अपने भीतर, उसके भीतर जो प्रश्न उठ रहे थे, उसके मन में जो सवाल हो रहे थे कि भाई हम और मेहनत करके ईंटें बनाएं, क्योंकि वहाँ तो ईंटें जितनी बनाते थे उसके आधार पर मजदूरी मिलती थी, तो भाई हम और ज़्यादा ईंटें बनाएं और हम कुछ और पैसा बचाए, तक क्या तब भी हमारा घर नहीं बन सकेगा? इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। तो उसने कहा कि हमें इतनी मजदूरी कहाँ मिलती है जो हम रुपए ज़्यादा बचा सकें? पूरे महीने हड्डियाँ तोड़ के, गोड़ मने गोडे घुटने तोड़ के भी कितने रुपए बचे? केवल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर ना बन पावेगा। सुखिया ने दुखी मन से कहा। तो उसने कहा कि भी पूरे महीने इतना मेहनत की और जो रुपए मिले उससे हमने कुछ भी नहीं खाया विशेष, फिर भी हम केवल 80 रुपये बचा सके। तो एक साल में अगर 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए, भी जैसे तैसे कोशिश करके भी अगर 1000 ईंटों के दाम भी बचा लिए, तो भी घर बनाने लायक ईंटें बनाने के लिए, घर बनाने लायक जितनी ईंटें चाहिए उतना रुपये बचाते बचाते तो हमारी उम्र ही पूरी हो जाएगी, फिर भी हम घर नहीं बना सकेंगे। सुखिया ने बहुत ही दुखी मन से कहा, क्योंकि सभी की इच्छा होती है अपना घर हो, लेकिन वो जान रहा है कि हमारी जो हालत है, हमें जो वेतन मिलता है, हम जैसा जीवन जी रहे हैं, बावजूद इसके हम अपना घर बनाने जितना पैसा नहीं बचा सकते। अगर हम दिन रात काम करें तो भी नहीं। तो उसने कहा कि भाई अगर हम दिन रात काम करें तो भी नहीं। मानो ने उत्साह में भरकर कहा। उसने सोचा कि भाई चलो हम जितना काम अभी कर रहे हैं, अगर उससे भी ज़्यादा हम रात को भी जा कर के काम करें तब तो शायद बन जाएगा। तो वह थोड़ी सी इस सोच के साथ उत्साहित हो गई। बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठेकेदार आता ही होगा। तो उसने कहा कि बावली हो गई, क्या बावली मैंने पागल हो गई है क्या? क्या भाई दिन रात काम करके व्यक्ति क्या आराम नहीं करेगा? दिन भर तो काम करता है, रात को भी काम करेगा तो बीमार हो जाएगा। तो इसलिए उसने कहा कि बावली हो गई है क्या, पागल हो गई है क्या? चल उठ, काम पे जाना है और टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठेकेदार भी आता ही होगा। आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा। तो सुखिया मानो जो इतने सवाल करी थी उससे घबरा गया था, इसलिए वह उठ करके बाहर जाने लगा। और उसने कहा काम करने का टाइम हो रहा है, ठेकेदार भी आता ही होगा, इसलिए हमें पूरब की टांग काटनी, मतलब सूरज अस्त हुए जब तक हमें काम करना है।
कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं दिन रात काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए। तो उसने कहा तुम कुछ भी करो और अगर तुम चाहो तो मैं दिन और रात काम करूंगी, मुझे बस एक पक्की ईंटों का घर चाहिए, और वह भी अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार हजार बसंत खिल उठे थे। उसके मन में तो ये सपना उठा और इस सपने को सच करने की चाह प्रबल हो गई, और इस वजह से उसके हृदय में बसंत हजार हजार बसंत बने। बहुत मन उसका खुश हो गया और खुश होकर सपने देखने लगा कि बस उसे लगने लगा कि ये सपना सच हो ही जाएगा। अगर मैं दिन रात काम करूंगी तो इतना पैसा बच जाएगा कि हम इसी लाल लाल सुंदर ईंटों से घर बना सकेंगे। सुर्ख मने गहरा लाल रंग है ना, सुर्ख ईंटों का घर मने लाल गहरे लाल रंग की ईंटों से। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था। सुखिया और मानो को अब एक लक्ष्य मिल गया था, एक लक्ष्य बन गया था, उनका एक उद्देश्य हो गया था। एक तो हम काम करते हैं केवल भी कमाना है, खाना, जीवन गुजारना, लेकिन अब उनके सामने एक उद्देश्य बन गया था। एक उद्देश्य उन्होंने बना लिया था कि अब हमें एक पक्का घर बनाना है, पक्की ईंटों का घर बनाना है। अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। अब उनके मन में जब ये सपना हो गया, उनका ये उद्देश्य बन गया, ये लक्ष्य उनके जीवन का मिल गया उन्हें कि हमें एक घर बनाना है, तो इसके लिए वे और ज़्यादा मेहनत करने लगे। दिन रात वे काम करते थे, तो उनको इतनी मेहनत करते देख करके ठेकेदार और जो उनका असगर जो था, ठेकेदार असगर से लेकर उनका मालिक, वे दोनों ही उनके काम से खुश थे। सूबे सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। इधर जो सूबे सिंह था वह उस किसनी को लेकर अभी तक तो वहीं रहता था, लेकिन अब वो शहर भी लेकर के जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था, और किसनी के भी रंग ढंग में बदलाव आ गया था। उसके भी जीवन में परिवर्तन हो गया था, उसके आचरण में, व्यवहार में, हर बात में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी, अब वह ईंट पाथने का काम नहीं करती थी। महेश रोज़ रात में शराब पीकर मन की भड़ास निकालता था। शराब पीता था और रात में उस पर चिल्लाता होगा। दिन में भी अपनी भड़ास में अपने गुबार निकालना, अपने मन की पीड़ा को निकालना। दिन में भी अपनी झोंपड़ी में ही पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था, मतलब वो कोई काम नहीं करता था। उसकी दशा सूबे सिंह ने खराब कर दी थी कि वह काम करे न करे, बस उसकी बीवी से तो वह फ़ायदा उठा ही रहता। अब वह चाहे उसकी कैसी भी दशा हो, काम करे न करे, लेकिन उसको जो चाहिए था वह मिल रहा था। किसने कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी, और जब लौटती थकी, निढाल और मुरझाई हुई। कपड़े लत्तों की अब कमी नहीं थी, और अब शहर जाती थी तो कई कई दिनों तक शहर से नहीं आती थी, और जब आती थी तो थकी हुई, निढाल और मुरझाई हुई सी। और कपड़े तो अब उसके पास कम नहीं, मतलब ढेर कपड़े वो सूबे सिंह उसे देता था, उसकी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसने की तबीयत ठीक नहीं है। पूरे पाठ की भाषा शैली कितनी अच्छी है, विषय वस्तु के अनुरूप भाषा शैली है, और बहुत ही अच्छे से पाठ बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। मतलब उस रोज़ उस दिन सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा कि मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसने की तबीयत ठीक। उसकी नीयत इतनी ख़राब हो गई थी, वह इतना बुरा आदमी था कि किसने की तबीयत ठीक नहीं है तो आज मानो को बुलाया जाए। कितनी मानसिकता उनकी बुरी है। जैसे औरतें तो उनके हक की है, मतलब उनका हक उन पर, औरतों पर, उनसे उनकी इच्छा या मतलब कोई सीमा ही नहीं है उसके मन में कि आज किसनी नहीं है तो मानो कोई ना कोई उसको औरत चाहिए। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था छोटे बाबू मानो को, तो असगर ने रोकना चाहा उससे कि भी ये तो गलत कर रहा था, ठीक वो मालिक जो था वो गलत कर रहा था, लेकिन उसने कहना चाहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सूबे सिंह ने उसे फटकार दिया था। सूबे सिंह बहुत ही बुरे चरित्र का आदमी था और दबंग भी था, तो उसने उसे फटकार दिया, मतलब डांट दिया बात पूरी होने से पहले कि तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो, मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। इतने कठोर शब्द उसने कह दिए। उसके बाद किसकी हिम्मत होती जो उसके इच्छा के विरुद्ध कुछ बोलता या करता। तो उसने कहा कि तुमसे जो कहा है वही करो, मुझे ज़्यादा राय देने की कोशिश मत करो। इस भट्टे पर तुम मुंशी हो तो मुंशी ही बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की गिग्गी बन गई थी, मतलब वो बहुत बुरी तरह से डर गया। गिग्गी बन जाना माने बुरी तरह से डर जाना। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दी। असगर ठेकेदार ने आवाज़ देकर कहा था, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुखिया की ओर देखा, उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। तो जब उसने असगर ने कहा कि तुम्हें छोटे बाबू बुला रहे हैं तो मानो घबरा गई। उसने सुखिया की ओर देखा और उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। भय तो था ही, भय से उत्पन्न दीनता, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि अब वो क्या कर सकती है।
असगर मालिक ने बुलाया है। तो अब एकदम वो चिंता में पड़ गई, दीनता के भाव उसकी आंखों में उतर आए डर के साथ साथ। सुखिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था और अचानक सुखिया भी हड़बड़ा गया। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। तो मछली को फंसाने के लिए जैसे जाल फेंका जाता है, वह समझ गया था कि अब मानो पर भी उसकी बुरी नज़र पड़ चुकी है और इसलिए वह कोशिश कर रहा है उसको बुलाने की। गुस्से और आक्रोश से नसें खींचने लगी थी, लेकिन वह स्वाभिमानी था और गुस्सा आ गया उसे और उसकी नसें खींचने लगी थी, मतलब क्रोध आया उसे बुरी तरह से। जसदेव ने भी सुखिया की मनस्थिति को भांप लिया था और उसको देख करके जसदेव जो उनके साथ ही काम करता था, उसने सुखिया की ऐसी मनस्थिति देखी तो वह भांप गया कि भी सुखिया के मन में क्या हो रहा है। उसके चेहरे की हालत देख करके, उसके क्रोध को देख करके वह उसके भावों को समझ गया। तो वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा, असगर के पीछे पीछे चल दिया। तो साथ काम करते करते उनके मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम का भाव तो था ही, और वह समझ गया कि उसने क्यों बुलाया होगा और यह क्यों गुस्से में आ गया। तो उसने उनको रोकने की दृष्टि से खुद फुर्ती से उठा और अपने मिट्टी को छुड़ाते हुए, गीली मिट्टी से जो हाथ पांव सने हुए थे उन्हें धोते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। और चलो चाचा कहते हुए वह असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था, भट्टे से अलग उसका कोई वजूद ही नहीं था। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है। असगर ठेकेदार, उसे पता था, अब वह जान चुका था कि सूबे सिंह महा शैतान आदमी है, शैतान माने बहुत बुरा आदमी है, लेकिन अब चुप रहना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा उसने इस भट्टे पर गुजार दिया था, यहीं पर काम कर दिया था, करा था उसने। तो भट्टे से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं था। भट्टे को छोड़कर, मतलब उसके मन में, इसका मतलब ये है कि उसके मन में भी इतनी शराफत थी कि सूबे सिंह की ये प्रवृत्ति देख करके उसका भी एक बार मन हुआ होगा कि भट्टा छोड़कर वह चला जाए, लेकिन मन में ये आया कि इतनी ज़िंदगी मैंने यहाँ गुजार दी, तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ। इसलिए मतलब इन बातों से ऐसा लगता है कि उसके मन में भी ऐसा ख्याल आया, लेकिन भट्टे से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं था, मतलब भट्टे को छोड़ करके वह कोई काम नहीं कर सकता था। इस मजबूरी की वजह से उसे चुप भी रहना था और वहीं रहकर काम भी करना था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा था। बिफर पड़ा मैंने उसे गुस्सा आ गया बुरी तरह से कि उसने तो बुलाया मानो को और ये क्यों आया, जसदेव कैसे चलाया, तुझे किसने बुलाया है? जी जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा, जसदेव ने विनम्रता से कहा। जसदेव ने विनम्रता से कहा कि भाई आप जो भी काम हो मुझे बताइए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। उसने सोचा कि भाई मैं जाता हूँ ताकि बात शायद इधर उधर हो जाए, आई गई हो जाए, इसलिए उसने कहा कि आप मुझे बताइए, मैं करता हूँ। क्यों, तू उसका खसम है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई है? सूबे सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो उसने कहा क्यों, तू उसका खसम है? खसम मैंने क्या, तू उसका पति है जो मैंने उसे बुलाया तू आ गया, या उसने कोई अपशब्द भी बोले, या तो उस पर ज़्यादा ही चर्बी चढ़ गई है? बाबूजी आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। तो जसदेव ने कहा कि भाई आप किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं? तो इतना कहने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। साले भट्टे के आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा? सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया। सूबे सिंह ने उसे धक्का दिया और इतनी भयंकर बात कही, मतलब कि तुझे भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हड्डियां तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा? इतना खतरनाक आदमी था वो कि उसने कहा कि मेरे रास्ते में तू आएगा तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जसदेव गिर पड़ा था, उसने उसे धक्का दिया और जोरदार थप्पड़ मारा तो जसदेव नीचे गिर गया और जब तक वह संभल पाता लात घूंसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। वह नीचे गिर पड़ा था तो वह खड़ा हो पाता, संभल पाता उससे पहले ही सूबे सिंह ने उसे लात घूंसों से मारना शुरू किया और इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े। मार खाकर जसदेव चिल्लाया होगा, चीखा होगा, तो आवाज़ें सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े और मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था। बात बहुत अच्छी लगी कि मजदूरों को एक साथ, सारे मजदूर दौड़ के आए तो एकदम भीड़ को देख करके और एक साथ इतने मजदूरों को देखकर वह भी थोड़ा सा डर गया, इसलिए वह जीप में बैठ गया और देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था, क्योंकि अकेले व्यक्ति पर तो उसने जोर आजमाया लिया था, लेकिन उसने सोचा कि इतने सारे मजदूर आ गए तो शायद कोई कुछ कहे। इस डर से वह एक पल में ही जीप में बैठकर शहर की ओर चला गया और असगर ठेकेदार भी दफ्तर में घुस गया कि वह भी उन मजदूरों को क्या जवाब देता। मजदूर अगर कुछ पूछते तो वह भी क्या कह सकता था, इसलिए वह दफ्तर में घुस गया। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोंपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। सुखिया और मानो झोंपड़ी में ले गए जसदेव को, वह दर्द से करा रहा था क्योंकि बुरी तरह से उसने पीटा तो उसके दर्द हो रहा था और वह दर्द से करा रहा था।
मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। जहाँ जहाँ उसकी चोटें थी वहाँ उसने हल्दी लगा दी। हल्दी से जो दर्द भी कम हो जाता है और घाव भी जल्दी भर जाते हैं। सुकिया गुस्से में कांप रहा था। सुकिया बहुत क्रोधित था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे और इतनी बड़ी घटना देख करके मानो के अवचेतन में मतलब मानो के दिमाग में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। तरह तरह के बुरे विचार अब उसके दिमाग में आने लगे थे कि भाई सूबे सिंह इतना था कि भाई उसमें अगर थोड़ी बहुत भी लिहाज या शर्म होती, थोड़ी भी शराफत होती तो जसदेव के आने से ही वह थोड़ा सा घबरा जाता या उसका मन यूँ होता पीछे हट जाता। लेकिन उसने जो जसदेव के साथ जिस तरह से व्यवहार किया उससे लग गया कि वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए तरह तरह के नकारात्मक विचार, डर वाले विचार उसके मन में दिमाग में नाचने लगे। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी लेकिन वह किसनी नहीं बनना चाहती थी कि मानो को, मतलब वह नहीं चाहती थी कि जैसे किसनी के साथ उसने व्यवहार किया वैसा ही वह मेरे साथ करे या वैसे ही वह मुझे अपने साथ रखे। इज्जत की ज़िंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी और वह एक स्वाभिमान के सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहती थी और ऐसे ही जीवन जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहाँ वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। वह तो एक सीधे सादे से ज़िंदगी के सपने देख रही थी कि उसकी घर गृहस्थी चलती रहे और एक छोटा सा पक्की ईंटों का घर बन जाए जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहे। लेकिन इतना सा सपना भी पूरा नहीं हो पाता है कभी कभी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। पूरा दिन अदृश्य मन दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके मन में भय और दहशत समा गई थी कि अब न जाने क्या हो सकता था और सूबे सिंह क्या कर सकता था। तो मन में डर और भय था, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि अब क्या हो सकता था। दहशत मने भी डर, भय मने भी डर। दहशत उर्दू शब्द है। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोंपड़ी में पड़ा था। सुकिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। तो पूरा दिन तो सबके हृदय में डर बना रहा कि भी न जाने क्या होगा। सब भयभीत थे। जसदेव को हल्का बुखार भी हो गया था। इतनी ज़्यादा उसको मारा गया था, पीटा गया था कि उसे दर्द के मारे बुखार आ गया था और वह अपनी झोंपड़ी में ही पड़ा था और सुकिया भी उसके पास ही बैठा था। और आज की घटना से सभी मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आएगा। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। सब अपने अपनी खोलियों में, अपनी झोंपड़ों में चले गए थे और बूढ़ा बिलसिया जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोंपड़ी में जाकर लेट गया था। क्योंकि सुबह की घटना से सबके मन भयभीत थे और एकदम मतलब अजीब सी स्थिति, मन स्थिति हो गई थी उनकी। तो थोड़ा डर सबके मन में बैठा हुआ था। इसलिए रोज़ की जैसे वह बिलसिया जो बाहर बैठा था तो वह भी बाहर नहीं बैठा, वह भी अंदर चला गया और उसके खांसने की आवाज़ भी आज कुछ धीमी हो गई थी। क्योंकि इतने दिन सब निडरता से, निर्भयता से रह रहे थे, आराम से, किसी तरह का खतरा नहीं था। लेकिन आज की घटना ने सबको डरा दिया था कि अब हम कितनी खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं। किसने की झोंपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और किसने की झोंपड़ी से भी ट्रांजिस्टर की आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह भी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और शायद सूबे सिंह के ऐसे व्यवहार से उसे भी कुछ लगा होगा या जो भी उसके मन पर बीती होगी, इस वजह से शायद वह रेडियो नहीं सुन रही थी। बीच बीच में हैंड पंप की खच खच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। तो जो चारों तरफ सन्नाटा और खामोशी फैली हुई थी, हैंड पंप चलाकर जो भी लोग पानी ले रहे होंगे तो उस हैंड पंप की जो आवाज़ थी वो उस खामोशी को में विघ्न डाल रही थी, मतलब खामोशी को तोड़ रही थी। विघ्न मने बाधा डाल रही थी। पंप जसदेव की झोंपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। जसदेव की झोंपड़ी जहाँ बनी हुई थी, हैंडपम्प भी ठीक उसी के सामने था, इसलिए सभी को पानी के लिए और इस पंप पर आना पड़ता था, इसलिए वहाँ आवाज़ तेज लग रही थी। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतज़ाम नहीं था। भट्टों की यह हालत होती है कि न तो वहाँ मकान होते हैं, कच्ची छोटी छोटी सी झोंपड़े होती है, न वहाँ रोशनी की व्यवस्था होती है, न पानी की व्यवस्था होती है और इलाज की तो सोच ही नहीं सकते। इसलिए वहाँ दवा दारू का कोई इंतज़ाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी ही लगा देते थे सब और कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। जब कहीं कट लग जाता था तो घाव पर मिट्टी लगा देते थे या अधिक से अधिक क्या कर देते थे, कपड़े को जलाकर उसकी राख भर देते थे, वही दवाई की जगह काम करता था। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेक कर सुकिया के सामने रख दी थी। तो मानो ने अधूरे मन से, मतलब मन तो नहीं था पूरा, लेकिन अब पेट को तो भूख लगती तो उसे तो खाना देना ही पड़ेगा, इसलिए उसने अधूरे मन से चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी और सुकिया के सामने रख दी। सुकिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी, मतलब उसका भी मन नहीं था, लेकिन एक रोटी खाई। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। इतना दुख
क्योंकि उस पर तो बीतने वाली स्थिति आ गई थी कि उसी की पत्नी को अब सूबे सिंह बुरी नज़र से देख रहा था और उसे अपना शिकार बनाना चाहता था। तो उसकी हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा। तो मानो को लेकर अब उसकी चिंता बढ़ गई और उसने सोच लिया था, निश्चय कर लिया था कि मानो को किसने नहीं बनने देगा। मतलब किसने ने तो जो किया, महेश ने जो होने दिया वो हुआ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मेरी पत्नी के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इससे मानो मतलब सुखिया की भी थोड़ी मजबूती और थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति का पता चल रहा है। और ऐसी ही मानो भी थी, जसदेव भी ऐसे ही थे। तीनों व्यक्ति एक ही जैसे थे कि वे उनके साथ अगर अत्याचार हो, अन्याय हो तो उसका भी सामना करने जैसी स्थिति में थे। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। सब चिंतित थे और मानो भी चुपचाप गुमसुम, माने एकदम गुमसुम सी हो गई थी, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई थी तो डरना बहुत स्वाभाविक था और अपने आप से ही लड़ रही थी। मतलब उसके मन में भी तरह तरह के डर और विचार आ रहे थे और वो अपने ही आप से लड़ रही थी, जूझ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। अब उसके मन में डर बैठ गया था कि अब वह सुरक्षित नहीं है, उसकी इज्जत को खतरा है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने की यही सज़ा है? किसे एक सनातन सवाल है कि क्या औरत होने की यही सज़ा है कि औरत को बेचारी या अबला समझ कर के कोई भी उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, उसको बुरी नज़र से देखता है और उस पर अपना हक समझता है। मतलब औरत को स्वाभिमान से जीने का कोई हक नहीं है और कोई भी उसे अपनी संपत्ति समझकर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। क्या सचमुच औरत होने की यही सज़ा है? वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह अपने पति को भी पहचानती थी, इसलिए उसे विश्वास था कि सुखिया ऐसा नहीं होने देगा। उसका हस्बैंड महेश जैसा नहीं है, वह महेश की तरह नहीं है। भले ही ये भट्टा छोड़ना पड़े, भले ही भट्टा छोड़ना पड़ जाएगा तो भट्टा छोड़कर हम चले जाएंगे। सुखिया भट्टा छोड़कर जाना ठीक समझेगा, लेकिन वह ऐसी घटना नहीं होने देगा। लेकिन भट्टा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिर उठी। लेकिन भट्टा छोड़ने का ख्याल आते ही कि भाई अगर उसकी इज्जत पर आँच आई तो सुखिया भट्टा छोड़ देगा, लेकिन वह ऐसी कोई बात नहीं होने देगा। लेकिन इस ख्याल के आने से ही वह सिर उठी, एकदम कांप उठी। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया, अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। कि ये जो सपना था वह उसके मन में इतनी जगह, इतनी जड़ें जमा चुका था कि उसे एकदम से लगा कि नहीं, अगर हम भट्टा छोड़ के जाएंगे तो मैं घर कैसे बनाऊंगी, बिना ईंटों के मैं घर कैसे बनाऊंगी। इसलिए एक बार की उसने सोचा कि नहीं, हमें तो घर बनाना है, इसलिए भट्टा नहीं छोड़ना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही हो? मानो ने रोटियां बनाई, सुखिया ने खाई और वह रोटी लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका कि भी कहाँ जा रही हो? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ, मानो ने सहज भाव से कहा। तो मानो ने बहुत आराम से सहजता से कहा कि भी जसदेव भूखा प्यासा पड़ा, आज उसकी इतनी मार पड़ी है, उसको इतना पीटा गया है कि उसकी हालत ख़राब है, तो मैं उसे रोटी देने जा रही हूँ। बामन तेरे हाथ की रोटी खाएगा? अक्ल मारी गई तेरी? सुखिया ने उसे रोकना चाहा तो सुखिया समझता था, उसने कहा कि वह जसदेव ब्राह्मण है, इसलिए वह तेरी हाथ की रोटी नहीं खाएगा। तेरी अक्ल मारी गई है क्या? तेरी अक्ल घास चढ़ने गई है या तुझे नहीं सोचता कि वह ब्राह्मण है और हम छोटी जाति के, इसलिए तेरे हाथ की बनी हुई रोटी वह नहीं खाएगा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। तो मानो ने कहा कि क्यों भी, मेरे हाथ की रोटी में क्या बुराई है, क्या उसमें जहर लगा है? पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर वह है, वह हमारे जैसा। फिर एक पल के लिए सोचकर बोली कि होगा ब्राह्मण, लेकिन अब वह यहाँ मजदूरी करता है हमारे साथ, तो वह हमारे जैसा ही भट्टे का मजदूर है। उसको लगा कि भले ही ब्राह्मण हो, लेकिन अब वह यहाँ हमारे साथ रहकर हमारे जैसा ही हो गया है, तो शायद वह ऐसा नहीं करेगा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोंपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानो ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खोला, ठेला, जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द की आह निकली। चारों तरफ खामोशी थी, रात का समय था, तो जसदेव की झोंपड़ी में भी डिबरी जल रही थी। मानो ने झोंपड़ी का दरवाज़ा ठेला मैंने खोला और पूछा कि तुम्हारा जी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? जसदेव ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से दर्द भरी आह निकली। कमबख्त, कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जिनावर है। मानो ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा। सूबे सिंह पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसको गालियाँ देते हुए वह बोली कि कमबख्त, उसके शरीर में कीड़े पड़ेंगे और हाथ पांव टूट टूट कर वह गिरेंगे, वह आदमी नहीं है, जंगली जानवर है। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले रोटी खा ले, सुबह से भूखा है, 2 कोर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था।
उसने कहा कि ले रोटी खा ले, तू सुबह से भूखा है, इसलिए थोड़ी सी रोटी खाएगा तो तेरे शरीर में ताकत आएगी। उसने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। ये गरीब लोग गुड़ खाते हैं, लेकिन गुड़ से उनके आयरन की पूर्ति हो जाती है। हम शायद गुड़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गुड़ में आयरन भरपूर होता है। तो गरीब लोग बेचारे जो खाते हैं लहसुन की चटनी, मिर्ची और ये गुड़, उसी से उनकी ताकत की जो क्षतिपूर्ति है वो हो जाती है। दिन भर जो मेहनत करते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। जसदेव कुछ अनमनासा हो गया था, तो मानो ने जब रोटी खाने की बात की तो अनमनासा हो गया। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज़्यादा समय नहीं हुआ था, खुद वह कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख तो उसे भी लगी थी, लेकिन मन के भीतर हिचक हो रही थी, क्योंकि उसे एहसास था कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये निम्न जाति के हैं। घर परिवार से बाहर निकले अभी उसे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, इसलिए वह अभी जाति की जो भावना थी वह उसके मन में थी। इसलिए वह खुद तो कुछ बना भी नहीं पाया था, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी। शरीर का पोर पोर टूटा था, मतलब रोम रोम शरीर का टूट रहा था, दर्द कर रहा था इसलिए। और वह जान रहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये निम्न जाति के मेला, तो मैं इसके हाथ का बना हुआ कैसे खा सकता हूँ। इसलिए उसने कहा भूख नहीं है। जसदेव ने बहाना किया, बहाना बना करके कहा कि मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या कोई और बात है। मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। रंगे हाथों मैंने सुक्या ने ये बात कही दी थी और उसने मना किया, तो उसने ऐसे रंगे हाथों पकड़ना मतलब जैसे उसके भाव जो थे चेहरे पर आ गए थे और उसने उनको पकड़ लिया कि भी वह इसीलिए रोटी खाने से मना कर रहा है कि वह ब्राह्मण है और मैं निम्न जाति की हूँ। बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा पाठ। बिल्कुल भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, मर्म स्पर्शी है और जिस भी वातावरण की अभिव्यक्ति भी बहुत ही अच्छी हो रही है। मतलब पाठ में वातावरण की अभिव्यक्ति कि शाम का वातावरण, उनकी सबकी मनस्थिति, उसकी अभिव्यक्ति भी इतनी मार्मिक है, मर्मस्पर्शी है और प्रभावशाली बन पड़ी है कि आपको समझ में आ रही होगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।